अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 7 चैप्टर के साथ, जिसका नाम है स्मार्टफोन या अपने मोबाइल डिवाइस के साथ कार्य करना। तो जब हम मोबाइल की बात करते हैं, आपके स्मार्टफोन की बात करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि मोबाइल या स्मार्टफोन के आने की वजह से कैसे एक रेवोल्यूशन आया है। पहले जिस जमाने में हम लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, आज वही काम कितना आसान हो गया है। हम यहाँ बैठे यूएस में, कनाडा में किसी को भी कॉल कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, फोटोज भेज सकते हैं और भी बहुत कुछ। तो मोबाइल के आने की वजह से हम सब जानते तो हैं कि मोबाइल ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव लाया है। पर इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि मोबाइल में आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यानी कि किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और मोबाइल डिवाइसेस में भी किन किन प्रकार के डिवाइसेस आते हैं। जैसे कि एक होता है स्मार्टफोन, एक होता है टैबलेट, एक होता है फैबलेट। तो इस तरीके से हम उनके बारे में जानेंगे और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे जो आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके उसे बहुत ही यूज़फुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि स्मार्टफोन्स या फिर आपके मोबाइल डिवाइसेस किस प्रकार के होते हैं। इस टॉपिक का नाम है हैंडहेल्ड डिवाइसेस के प्रकार। सबसे पहले तो जब हम हैंडहेल्ड डिवाइसेस की बात करते हैं तो मार्केट में कई तरह के डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, फैबलेट, टैबलेट, फीचर फोन। अब हम जानेंगे कि ये अलग अलग तरह के डिवाइसेस में ऐसी क्या फीचर्स हैं जो इनको अलग बनाते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला डिवाइस है फीचर फोन। फीचर फोन वो फोन है जो कीपैड वाला होता है, जो छोटा सा नोकिया या माइक्रोमैक्स और ये सब के फोन्स आते थे और अभी भी आते हैं, कई लोग यूज करते हैं, उसे कहते हैं फीचर फोन। अब इस फोन में और जो आप स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें क्या मेन फर्क है? सबसे मेन फर्क ये है कि फीचर फोन में आप एडवांस चीजें नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हाई क्वालिटी ऑडियोज और वीडियोज रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं या फिर कोई गेम्स नहीं खेल सकते हैं। वो बस बेसिक चीजों के लिए वो फोन बना हुआ है। फीचर फोन में कीपैड्स होते हैं, जैसे कि हमारे लैपटॉप में होते हैं, वैसे ही फीचर फोन में कीपैड होते हैं और टच स्क्रीन नहीं होती है। इस वजह से आपको कीपैड के जरिए फोन को यूज करना होता है। तो इस पर आप कॉलिंग कर सकते हैं, इस पर आप टेक्स्ट मैसेजिंग कर सकते हैं, इस पर आप कैलेंडर देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं और भी कई तरह के काम कर सकते हैं। पर स्मार्टफोन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा लिमिटेड होता है, यानी कि आप हर तरह का काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फोन्स में आप इंटरनेट ब्राउजिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर जैसे हम हमारे ये जो स्मार्टफोन्स आते हैं इसमें हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं, वो आप फीचर फोन में नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारे सबसे पहले मोबाइल डिवाइस का प्रकार, जिसका नाम है फीचर फोन। तो अब जानते हैं हमारे दूसरे टाइप के मोबाइल डिवाइस के बारे में, जिसे हम कहते हैं स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन ये वो मोबाइल डिवाइस है जो आप, मैं और हम सब पूरी दुनिया यूज कर रही है। स्मार्टफोन एक एडवांस वर्जन है, मान लीजिए फीचर फोन का। जैसे कि फीचर फोन में आप बस कॉलिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते हैं या कुछ लिमिटेड काम ही कर सकते हैं, वैसे ही स्मार्टफोन पे आप वो सारे काम कर सकते हैं जो शायद आपका कंप्यूटर भी करता है, जैसे कि गेमिंग करना, फोटो एडिट्स करना, वीडियो एडिटिंग करना या फिर कोई भी एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर यूज करना। तो एक स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है। एक स्मार्टफोन में या तो एंड्रॉयड या तो iOS होता है, यानी कि एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, और ये स्मार्टफोन इस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से काम करता है। अब हम जानते हैं कि फीचर फोन और स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। जैसे कि फीचर फोन में आपको लिमिटेड एप्लीकेशंस यूज करने का ही फायदा मिलता है, वहीं स्मार्टफोन में आप हर तरह के एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज, फीचर फोन में शायद आप फोटोज या वीडियोस ना क्लिक कर पाए, पर स्मार्टफोन में आजकल आप DSLR लेवल के फोटोज या वीडियोस क्लिक कर पाते हैं। जैसे मैं कई लोगों को जानती हूँ जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या फिर वीडियोग्राफर्स हैं, जो शूट करने के लिए अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है आप भी करते होंगे, तो ये एक मेन डिफरेंस है। फिर तीसरी चीज़ कि स्मार्टफोन थोड़ा सा महंगा आता है फीचर फोन से, हाँ, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि फीचर फोन में ज़्यादा आपको ज़्यादा वो सर्विसेज नहीं मिलते हैं। इस वजह से फीचर फोन सस्ते आते हैं और मार्केट में इतने नहीं बिकते हैं। वहीं हम स्मार्टफोन की बात करें
तो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन है स्मार्टफोन, क्योंकि आप इसमें हर तरह के काम कर सकते हैं। आपको एक बात जान के बहुत ताज्जुब होगा कि आजकल आप चाहें तो नया स्मार्टफोन बस मात्र 4-5 हज़ार में आप खरीद सकते हैं। हाँ जी, ऐसे कुछ ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में जहाँ पे आप स्मार्टफोन 4-5-6 हज़ार में भी आपको मिल जाते हैं, जो कि फीचर फ़ोन के मुकाबले ज़्यादा महंगा नहीं है, पर फीचर फ़ोन के मुकाबले बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने जाना स्मार्टफोन के बारे में। मुझे नहीं लगता कि स्मार्टफोन के बारे में हमें और ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल सब कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है। चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम करते हो, स्मार्टफोन हम सबके पास है और हम इस डिवाइस से वाकिफ़ हैं। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टाइप के मोबाइल डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है टैबलेट। अब टैबलेट की जब हम बात करते हैं तो आप समझिए कि टैबलेट कुछ ऐसा डिवाइस है जो स्मार्टफोन और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के बीच में आता है। यानी कि ना ही वो एक स्मार्टफोन है और ना ही वो एक कंप्यूटर या लैपटॉप है, वो कहीं बीच का एक डिवाइस है जो आपको दोनों तरह के काम परफॉर्म करने के लिए आपको वो सुविधा देता है। अब आपने टैबलेट कहीं ना कहीं देखा होगा या आप खुद यूज़ करते होंगे। जनरली ये टैबलेट आप समझिए प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं या फिर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं जो कि चाहते हैं कि वो उस डिवाइस को कहीं पे भी लेकर घूम सके और कहीं पे भी पढ़ाई कर सके, अपना काम कर सके। कंप्यूटर हर जगह कैरी करना पॉसिबल तो है नहीं, पर लैपटॉप कैरी करना भी मुश्किल होता है। उन लोगों के लिए टैबलेट बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि वो उतना बड़ा भी नहीं होता और आप उसको ईजिली अपने छोटे बैग में या फिर कहीं पे भी रख सकते हैं और इसका ज़्यादा वेट भी नहीं होता। तो एक तरह से मान लीजिए कि स्मार्टफोन आपका समझिए 4 to 5 इंचेस का आता है और कंप्यूटर या लैपटॉप काफ़ी बड़ी स्क्रीन वाला होता है। तो वैसे ही टैबलेट कहीं 7 से 8 इंच के बराबर होता है। ये ना ही स्मार्टफोन होता है और ना ही कंप्यूटर या लैपटॉप होता है, कहीं बीच का एक डिवाइस है जो आप यूज़ कर सकते हैं। टैबलेट में सबसे खास बात होती है कि टैबलेट एक टच स्क्रीन डिवाइस होता है, यानी कि आप उसे फिंगर से टैप करके उसे ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ टैबलेट में एक स्टाइलिश डिवाइस होता है, यानी कि जैसे कि आप पेपर पे कुछ भी लिखते हैं, वैसे ही टैबलेट के साथ एक पेन आती है जिसके ज़रिए आप टैबलेट पे आइकन्स ओपन कर सकते हैं। इवन आप कोई ड्राइंग कर सकते हैं। इवन आप जो भी काम जो हम फ़ोन से टच स्क्रीन से करते हैं वो आप उस पेन के ज़रिए कर सकते हैं। अब टैबलेट की बात कर रहे हैं तो टैबलेट पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है। टैबलेट को आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उसमें अपना मोबाइल डेटा कनेक्ट करके भी इंटरनेट का एक्सेस ले सकते हैं। और कई सारे टैबलेट्स पे डिटैचेबल कीबोर्ड्स होते हैं, यानी कि जैसे कि आपके लैपटॉप पे आपका स्क्रीन होता है और नीचे की तरफ कीबोर्ड वाला पार्ट होता है, वैसे ही कई सारे टैबलेट्स के साथ डिटैचेबल कीबोर्ड्स आते हैं। यानी कि जब आप टैबलेट को कीबोर्ड के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड को अटैच कर सकते हैं, और जब आप चाहते हैं कि आप कीबोर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप कीबोर्ड को डिटैच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो ऑफिस का काम, स्कूल का काम, कॉलेज का काम या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल ड्राइंग, कोई आर्टिस्ट है, कोई काम जो अपने डिवाइसेस पे करते हैं जनरली, और वो चाहते हैं कि कन्वीनियंस ज़्यादा रहे, ज़्यादा वेट ना हो डिवाइस का, कहीं पे भी लेकर वो कैरी कर कर घूम सके। तो इस मामले में टैबलेट एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। अब बात करते हैं हमारे चौथे टाइप के मोबाइल डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है फैबलेट। अब फैबलेट से आप क्या समझ पा रहे हैं? कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद ये फ़ोन भी हो सकता है या शायद ये टैबलेट भी हो सकता है। तो हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये आपके स्मार्टफोन या टैबलेट का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई ऐसा डिवाइस आपको चाहिए जो स्मार्टफोन जितना मतलब साइज़ में छोटा हो, कन्वीनियंट हो कि आप उसको पॉकेट में लेके घूम सके, और थोड़ी सी उसकी स्क्रीन बड़ी हो जिससे आप उस पर कोई भी काम कर सके, आसानी से मूवीज़ देख सके या एडिटिंग कर सके या कोई भी काम कर सके जो मतलब ज़्यादा आंखों पे स्ट्रेस ना पड़े, आपको बहुत छोटे छोटे आइकन्स ना दिख रहे हों। तो ऐसी सिचुएशन में फैबलेट एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस होता है। फैबलेट आपके टैबलेट और स्मार्टफोन का एक बीच का कॉम्बिनेशन है जो स्मार्टफोन के फीचर्स भी रखता है और साथ ही साथ एक टैबलेट के फीचर्स भी रखता है।
फैबलेट सेम आपके स्मार्टफोन की तरह काम करता है, यानी कि इसमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें भी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आप वीडियोस ले सकते हैं, कैमरास यूज़ कर सकते हैं और हर वो तरह के एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं जो आप एक स्मार्टफोन या टैबलेट में कर सकते हैं। तो ये तो हमने जान लिया फैबलेट के बारे में। तो इस पॉइंट में हमने देखा कि मोबाइल डिवाइस के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो याद करिए, सबसे पहले हमने देखा कि फीचर फ़ोन क्या होता है, यानी कि वो फीचर फ़ोन जो कीपैड वाले जो फ़ोन्स आते हैं छोटे, जो हमारे मम्मी या दादी या दादाजी यूज़ करते हैं, तो वो वाले फ़ोन्स को कहा जाता है फीचर फ़ोन। दूसरे टाइप का डिवाइस आ गया हमारा स्मार्टफोन, जो आजकल हम सब यूज़ करते हैं, हमारा टच स्क्रीन स्मार्टफोन, जिसपे हम गेमिंग, एडिटिंग, कॉलिंग, GPS से लेके हर वो चीज़ कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं स्मार्टफोन। तीसरा हमारा आ गया टैबलेट, यानी कि स्मार्टफोन और लैपटॉप के बीच का कोई कॉम्बिनेशन, जिसमें आप कई तरह के प्रोफेशनल काम भी कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं टैबलेट। और चौथा हमारा आ गया फैबलेट, यानी कि वो डिवाइस जो ना कि स्मार्टफोन है ना कि टैबलेट है, बीच में कहीं आता है, जिसे आप बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से यूज कर सकते हैं। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, यानी कि आपके मोबाइल डिवाइस को चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, जो हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं, जो सारे आइकन्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो कितने प्रकार के आते हैं। तो सबसे मुख्य 2 प्रकार के आते हैं। एक तो आपका हो गया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है एप्पल iOS। इन दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे आजकल के सारे डिवाइसेस, आप मान लीजिए स्मार्टफोन डिवाइसेस, निर्धारित हैं। हर दूसरे इंसान की आप फ़ोन पर आप देखेंगे तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल ज़रूर होगा। तो थोड़ा सा हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो मोबाइल को चलाने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य तरह से 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो हो गया आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है एप्पल iOS। आज आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी से भी पूछें, अगर आप उनका फ़ोन चेक करेंगे तो इन दोनों सॉफ्टवेयर्स में से एक सॉफ्टवेयर तो उनके फ़ोन में ज़रूर होगा। या तो वो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होंगे या तो वो एप्पल iOS यूज़ कर रहे होंगे। और ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्पल iOS उनके फ़ोन को वर्केबल बनाता है, यानी कि उनके फ़ोन में जो भी हार्डवेयर है, जो भी चिपसेट है, उसके साथ मिलकर वो फ़ोन का एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करता है, जिसके ज़रिए आप फ़ोन को यूज़ कर पाते हैं। जैसे कि इसको इस तरीके से समझिए, आपके फ़ोन में कैमरा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा कैमरा है, पर अगर आपके फ़ोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप उस कैमरा को यूज़ कैसे कर पाएंगे, यानी कि उस कैमरा से कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे कि मैं अभी पिक्चर क्लिक करना चाह रही हूँ या मैं वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके और डिवाइस के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, जो आप जो भी इंस्ट्रक्शंस उसे देते हैं वो फ़ोन से करवाता है। तो अब आगे बढ़ते हुए हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल iOS के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल पे बना है, जिसे बनाया है गूगल ने। गूगल वही सॉफ्टवेयर जिस पर आप ब्राउज करते हैं, अपना यूट्यूब यूज़ करते हैं, ये सारे एप्लीकेशंस यूज़ कर पाते हैं, उसी कंपनी ने इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको, मान लीजिए हर 3 में से 2 लोगों के पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उनके फ़ोन पे मिलेगा,
ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट ऑपरेटिंग सिस्टम है और मेरे ख्याल से सबसे अधिकतम यूज़ किए जाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम हमारे फ़ोन्स में देखते हैं वो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे जब चाहे तब प्रोग्रामर अपने सहूलियत के हिसाब से चेंज कर सकता है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। गूगल ने अपना पहला एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था 2008 में, जिसका नाम है एस्ट्रो। आगे जाने के बाद इन्होंने दूसरे टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लॉन्च किया, यानी कि उनके दूसरे वर्जन्स को रिलीज किया जिसको नाम दिया गया बेंडर और कपकेक। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि फिर आगे जाकर गूगल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स का नाम मिठाइयों पर और डिजर्ट्स पर रखना शुरू कर दिया। तो कुछ नाम आपको बताती हूँ, जैसे कि डोनट, एक्रेल, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकोम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, लॉलीपॉप, मार्शमेलो और ऐसे ऐसे नाम रखे जाते थे उस समय में। आज आप देखेंगे अपने एंड्रॉयड पर तो सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका नाम है एंड्रॉयड 14। और अगर बात करते हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कितना यूज़फुल है और कितना मज़ेदार है, तो आप समझिए कि आज जितने भी लोग जो स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं वो एंड्रॉयड को बहुत ही आसानी से चला पाते हैं। आप भी स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे, आपको भी पता होगा कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो कितना ईजी और कन्वीनियंट है। उसमें जो ऐप्स हैं उन्हें आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और एंड्रॉयड पे स्विच करते ही, या तो फिर अगर आप नए यूज़र हैं, कुछ ही दिनों में आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम की इतनी अच्छी हैबिट हो जाती है कि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होती है उस फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आज के ज़माने में सबसे इजी, कन्वीनियंट और सबसे यूज़ किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम जानते हैं हमारे दूसरे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है एप्पल iOS। ये वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके एप्पल स्मार्टफोन, आपके आईपैड और आपके मैक में यूज़ किया जाता है। तो अगर बात करें एप्पल iOS की, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप हर एक डिवाइस में यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि जिस कंपनी ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है वो स्पेसिफिकली एप्पल डिवाइसेस के लिए बनाया है। जैसे कि आपका आईफोन, आपका मैक, आपका आईपैड, बस उन्हीं डिवाइसेस पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया है और उन्हीं पे ये काम करता है। और एक स्पेशल तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है स्पेशली एप्पल वॉचेस के लिए, जो थोड़ा सा एप्पल iOS की वर्जन से थोड़ा अलग होता है और वॉच के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो इसी तरीके से एप्पल iOS पे आपको कई तरह के एप्लीकेशंस मिलते हैं, जैसे कि आप एंड्रॉयड में सारे वो काम करते हैं, कैमरा यूज़ करना, एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, वही सारे काम आप एप्पल iOS में भी कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं दोनों में, कि हो सकता है कि कुछ काम आप एंड्रॉयड में ही कर सकते हैं और एप्पल में नहीं कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ फीचर्स आप एप्पल में ही कर सकते हैं पर आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं कर सकते हैं। पर देखा जाए तो दोनों लगभग एक तरह से ही काम करते हैं। दोनों में ही आप एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं और दोनों में आप हर तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इजी, यूज़फुल और आपके डिवाइस को एक तरह से वो माध्यम देता है जिसके ज़रिए आप स्मार्टफोन को यूज़ कर सकें और उसके हार्डवेयर के थ्रू अपने मोबाइल डिवाइस को ऑपरेट कर सकें। अब चैप्टर के इस सेक्शन में हम जानेंगे कि आप अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट को रजिस्टर करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि आपने गूगल प्ले स्टोर को कॉन्फ़िगर किया है। जब भी आप गूगल प्ले स्टोर को अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको अपने जीमेल अकाउंट से जाके साइन इन करना होता है। तो आइए कुछ इजी स्टेप्स के ज़रिए हम समझते हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो चलिए प्ले स्टोर को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप ढूंढेंगे प्ले स्टोर आइकन को। आप प्ले स्टोर पर क्लिक करें और उसके बाद आपको करना है साइन इन। साइन इन पे आप टैप करें और यहाँ पे जाकर आपको अपना जीमेल अकाउंट एंटर करना है। अब यहाँ पे आप अपना जीमेल अकाउंट एंटर करें। अब जैसे ही आप अपना अकाउंट एंटर करते हैं उसके बाद आप टैप करेंगे नेक्स्ट पर। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप टैप करेंगे नेक्स्ट पर। इसके बाद आप आई अग्री पे क्लिक करें, जिसके ज़रिए आप इनके सारे गूगल जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे उसके बाद अगर आप अपने डिवाइस का बैकअप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से चाहे तो टर्न ऑन कर सकते हैं इसे या टर्न ऑफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसे अभी के लिए टर्न ऑफ रखते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे एक्सेप्ट पर और जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि टॉप राइट कॉर्नर में आपको अपना प्रोफाइल दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये कि आपने अपने जीमेल अकाउंट से गूगल प्ले स्टोर में साइन इन कर दिया है और इसके बाद आप गूगल प्ले स्टोर को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि कैसे आप कोई भी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन ओपन करेंगे और फ़ोन ओपन करते ही आप टैप करें प्ले स्टोर पर और जैसे ही आप अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करते हैं आपको लेफ्ट साइड एक मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकन नज़र आ रहा होगा। आप उस पर टैप करें और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पे सर्च करना है और उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन या गेम को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे टाइप करें। हमने यहाँ पे मान लीजिए MX प्लेयर टाइप किया। तो MX प्लेयर टाइप करते ही आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। आपको इन ऑप्शंस में से जिसको भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उस पे जाके आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास आइकन को वापस से टैप करें। अब यहाँ पे हमारे सामने जिस एप्लीकेशन को हम सर्च कर रहे थे वो यहाँ पे नज़र आ रहा है और उसके बगल में इंस्टॉल का ऑप्शन है। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको बस इस इंस्टॉल आइकन पे टैप करना है और जैसे ही आप टैप करेंगे आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो रही है। अब यहाँ पे देखिए इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है और इसे ओपन करने के लिए आप ओपन पे टैप करें और जैसे ही आप ओपन पे टैप करते हैं आप चाहें तो यहाँ से सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाद में कर सकते हैं। नॉट नाउ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो ये हमने जाना कि कैसे आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे ही आप प्ले स्टोर पे और भी एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आप अपने फ़ोन से कैसे किसी भी एप्लीकेशन को डिलीट या डिसेबल कर सकते हैं। यानी कि अगर समझिए आपके फ़ोन में कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब आप उन्हें डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में आना है और फ़ोन में आकर आप जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपने फ़ोन में एप्लीकेशन का ऑप्शन नज़र आएगा। मेरे फ़ोन में अगर आप देखेंगे तो ये ऐप्स नाम से है। हो सकता है आपके फ़ोन में ये एप्लीकेशन मैनेजर के नाम से हो। तो मैं यहाँ पर ऐप्स को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद मुझे जाना है
ऐप मैनेजमेंट में। आप यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट में जाएं और यहाँ पे मेरे फ़ोन में जो भी एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। उसके बाद जिस भी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं यानी कि डिलीट करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहती हूँ। उसे सिलेक्ट करने के बाद हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें टैप करना है अनइंस्टॉल पर और उसके बाद ओके। और जैसे ही आप ये करते हैं तो आप जिस भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर रहे थे अब वो आपके फ़ोन से अनइंस्टॉल यानी कि डिलीट हो गया होगा। अब यहीं पे आपको एक बात बता दूं कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं आपके फ़ोन में जिन्हें आप अनइंस्टॉल या डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपके फ़ोन में पहले से ही आते हैं, पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, पर आपके पास एक ऑप्शन ज़रूर होता है, वो ये कि आप इन एप्लीकेशंस को डिसेबल कर सकते हैं। इन्हें डिसेबल करने के लिए आपको उन एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। आप उन पर लॉन्ग प्रेस करें। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे इन्फो वाले ऑप्शन में जाके उन्हें यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप डिसेबल ऐप पे टैप करेंगे तो ये एप्लीकेशन अब आपको नज़र नहीं आएगी। और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को वापस से एनेबल करना चाहते हैं तो आप वापस जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आप ऐप्स में जाएं, ऐप मैनेजमेंट में जाएं और जो एप्लीकेशन को आप एनेबल करना चाहते हैं उसे सर्च करें और यहाँ से एनेबल पे क्लिक करके उसे वापस से एनेबल कर दें। इस तरीके से जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपके फ़ोन में आते हैं उन्हें आप आसानी से डिसेबल कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि आप प्ले स्टोर को कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और एप्लीकेशंस कैसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्ले स्टोर को ओपन किया और उसके बाद आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सजेस्टेड फॉर यू का ऑप्शन है, जहाँ पे हमारे लिए कुछ सजेशंस हैं ऐप्स के, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे एडिटर्स चॉइस ऐप्स है, जहाँ पे आप देखिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कुछ बिजनेस टूल्स हैं, ये प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद यहाँ पे बजटिंग टूल्स हैं, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है। इस तरीके से आप नीचे जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको अलग अलग कैटेगरीज में एप्लीकेशंस नज़र आ रही होंगी। अब इसमें से जिस भी कैटेगरी के एप्लीकेशंस को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन पे जाकर आप उसे सिलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। समझ लीजिए हमने बिजनेस टूल्स में से हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, तो हम इस पे टैप करेंगे और यहाँ से हम इंस्टॉल पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो इस एप्लीकेशन के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अबाउट दिस ऐप में जाकर यहाँ पे आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप अगर बैक आएंगे तो बैक आकर आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन से रिलेटेड और भी डिटेल्स देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आप नीचे यहाँ पे रिव्यूज़ देखेंगे, जहाँ पे जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को रिव्यू किया है, यानी कि जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है उन्होंने अपने रिव्यूज़ डाले हैं कि एप्लीकेशन उनके लिए कैसी थी, यूज़फुल थी या नहीं, या उन्हें यूज़ करने में कैसा लगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो इस रिव्यूज़ को पढ़ सकते हैं। अब अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे सिमिलर ऐप्स में आपको वो सारी एप्लीकेशंस नज़र आएंगी जो आप जिस ऐप को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उससे कुछ सिमिलर है। तो आप चाहे तो ये ऐप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे तो पीपल ऑल्सो इंस्टॉल्ड के ऑप्शन में यहाँ पे वो एप्लीकेशंस है जो लोगों ने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखे हैं। तो इस तरीके से आप इन एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करें। इसी के साथ अगर आप यहाँ पे राइट स्वाइप करेंगे ऊपर की तरफ तो कैटेगरीज में जाकर आपको अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो वॉच ऐप्स यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहे आर्ट एंड डिज़ाइन से रिलेटेड एप्लीकेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस तरह से आप प्ले स्टोर पे जाकर अलग अलग कैटेगरीज में ऐप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने यूज़ के हिसाब से उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं।
अब चलिए जानते हैं कि आपका जो स्मार्टफोन डिवाइस है, यानी कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है, उसके बारे में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं, जैसे कि उसमें कौन सा एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल्ड है, या फिर उसमें उसका मॉडल नंबर क्या है, मॉडल नेम क्या है, डिवाइस का नाम क्या है, या फिर कौन सा इंटरनेट कनेक्शन उसमें, मतलब कौन सा सिम कार्ड उसमें लगा हुआ है, और ये सारी जानकारी, हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आपके फ़ोन के बारे में हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए बहुत आसान है, आपको अपना फ़ोन ओपन करना होगा और जाना होगा सेटिंग्स में। तो आइए देखते हैं कि अपने फ़ोन पर अपने फ़ोन की जानकारी हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा फ़ोन ओपन कर लिया है और हम सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स पे आप क्लिक करें, देखिए कैसा आइकन बना होगा जिसका जहाँ पे लिखा होगा सेटिंग्स, आप उस पर टैप करेंगे तो कुछ ऐसा विंडो आपको आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको जाना है अबाउट सेक्शन में। अब मेरे फ़ोन में अबाउट फ़ोन वाला जो सेक्शन है वो सबसे ऊपर है, आपके फ़ोन में हो सकता है कि वो सबसे एंड में हो, तो आप उस हिसाब से समझ जाइएगा। आप नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको अबाउट सेक्शन मिल जाएगा। अब मैं इस अबाउट फ़ोन पर क्लिक करूँगी और देखिए ये यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन शोकेस कर रहा है, ये सभी इंफॉर्मेशन मेरे स्मार्टफोन से रिलेटेड है, यानी कि मेरे स्मार्टफोन की जानकारी मुझे दे रहा है। इसमें देखिए 14 जो लिखा है ये एंड्रॉयड वर्जन है, यानी कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड का, वो कौन से वर्जन पे ये फ़ोन चल रहा है। तो ये फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन 14 इंस्टॉल्ड है, तो वो यहाँ पे जानकारी शोकेस कर रहा है। उसके बाद बगल में आप देखेंगे तो डिवाइस नेम, यानी कि स्मार्टफोन का नाम क्या है, कौन से ब्रांड का है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शोकेस कर रहा है। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो स्टोरेज, यानी कि इसमें 256 GB की 256 GB की टोटल स्टोरेज है, जिसमें से 36 GB मैंने यूज़ किया है और बाकी स्टोरेज फ्री है, तो वो स्टोरेज की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड का वर्जन आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, और फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो डिटेल्ड इन्फो एंड स्पेक्स लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने GB का रैम है। जैसे देखिए यहाँ पे 12 GB + 4 GB का रैम बता रहा है, यानी कि मेरे फ़ोन में 12 + 4 GB का रैम है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा चिपसेट लगा हुआ है, कौन सा प्रोसेसर है, तो डायमेंसिटी 7200 अल्ट्रा ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन का इन्फॉर्मेशन है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट, मॉडल नंबर, बेस बैंड वर्जन, कर्नल वर्जन, इंटरनल स्टोरेज, और ये है इम्पॉर्टेंट सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। इसमें आप लीगल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ये हालांकि अभी काम आपको आएगा नहीं और इतना आता नहीं है, पर फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ पे जाके लाइसेंस और जो लीगल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं अपने फ़ोन के रिलेटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आप स्टेटस पे जाएंगे तो यहाँ पे स्टेटस में आप बैटरी स्टेटस दिखा रहा है नॉट चार्जिंग, मतलब आपका स्मार्टफोन अभी चार्जिंग मोड पे नहीं है। उसके बाद बैटरी लेवल दिखा रहा है 57% बचा हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ फ़ोन नंबर, 2 सिम कार्ड स्लॉट्स हैं इसमें, तो दोनों में ही कोई भी सिम कार्ड इंस्टॉल्ड नहीं है, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फिर सिम का स्टेटस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, और फिर ये फ़ोन का IMEI नंबर यहाँ से आप देख सकते हैं, और IP एड्रेस और डिवाइस वाईफाई मैक एड्रेस, ब्लूटूथ एड्रेस, अप टाइम, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम बैक आते हैं मेन पेज पे, जो हमारा अबाउट फ़ोन का सेक्शन था। यहाँ पे आप बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने फ़ोन का जो भी डेटा है वो बैकअप करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, और यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स का, और मतलब कॉल हिस्ट्री का, और बाकी और भी जो सेव्ड आइटम्स आपके स्टोरेज में हैं उससे रिलेटेड। उसके बाद आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे तो ये बैकअप की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यानी कि मेरे गूगल अकाउंट पे मैंने कितना बैकअप ले रखा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और बैकअप की सारी डिटेल्स यहाँ पे शोकेस कर रही है, जैसे ऐप्स, फोटोज़ एंड वीडियोज़ में
जैसे नो डेटा बैकअप, मतलब ऐप्स का कोई भी डेटा मेरे गूगल अकाउंट पे बैकअप नहीं है वो दिखा रहा है। फिर फोटोज़ एंड वीडियोज़ में मैंने बैकअप ऑफ कर रखा है तो वो ऑफ दिखा रहा है। फिर SMS और कॉल हिस्ट्री का ये सब बैकअप आप यहाँ से, इवन आप यहाँ से स्टोरेज भी मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो गूगल अकाउंट है उसमें कितना स्टोरेज यूज़ हुआ है, यानी कि गूगल ड्राइव में कितना स्टोरेज यूज़ हुआ है, जीमेल में कितना स्टोरेज यूज़ हुआ है, या गूगल फोटोज़ में कितना स्टोरेज यूज़ हुआ है। अभी हाल फिलहाल मैंने ये अकाउंट नया बनाया है तो मतलब इसे यूज़ नहीं किया गया है उतना, तो इस वजह से ये सारा जो है ये 0 बता रहा है। पर जैसे ही आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, जीमेल यूज़ करते हैं, गूगल फोटोज़ यूज़ करते हैं, जो यहाँ पे जो स्टोरेज है वो बढ़ती जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे बैक जाएंगे और बैक जाएंगे और यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक। अगर आप कोई फीडबैक चाहते हैं या कोई कि जैसे देखिए यहाँ पे हाउ कैन आई बैकअप माई आइटम्स, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन है अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। और फिर उसके बाद गूगल अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि कौन सा गूगल अकाउंट इसमें लॉग्ड इन है और वही सारा इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने देख लिया बैकअप एंड रिस्टोर। अब हम आते हैं फैक्ट्री रीसेट पे। अब फैक्ट्री रीसेट क्या है कि जनरली जब आप चाहते हैं कि आप अपना फ़ोन अब यूज़ नहीं कर रहे हैं या आप अपना फ़ोन किसी और को बेच रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका सारा जो भी डेटा है आपने अपने किसी और डिवाइस में स्टोर कर दिया है। मान लीजिए मैंने मेरे फ़ोन से लैपटॉप में सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ और जो भी स्टोरेज है, म्यूज़िक है, वो सब ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इस फ़ोन को किसी और को देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो डेटा है इसमें से डिलीट हो जाए, कुछ भी इसमें ना बचे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट में आके यहाँ पे इरेज ऑल डेटा करूँगी तो सारा जो भी फ़ोन का डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या डिलीट होगा देखिए, कॉन्टैक्ट्स आपके डिलीट होंगे, फोटोज़ एंड वीडियोज़ डिलीट होंगे, एप्लीकेशंस, अकाउंट्स, बैकअप्स, SD कार्ड, सारा सब पूरा डेटा जो है वो रीसेट हो जाएगा। यानी कि जैसा आपका फ़ोन नया था पहले कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, फ़ोटोज़ नहीं थे, वीडियोज़ नहीं थे, बैक वही स्टेज पे वो पहुंच जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल जाता है आपके डिवाइस का। देखिए मॉडल नंबर और BIS स्टैंडर्ड मार्क दिया गया है और ये आपके फ़ोन का सर्टिफिकेशन है। तो इस तरीके से ज़रूरत पड़ने पर या अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाकर, अबाउट फ़ोन में जाकर आप अपने फ़ोन के बारे में सारी डिटेल जान सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हम दो स्मार्टफोन डिवाइसेस यानी कि दो फोन्स के बीच में डेटा ट्रांसफर आपस में कैसे कर सकते हैं। अब जब डेटा ट्रांसफर करने की बात आती है तो उसमें आप फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, हर तरह की फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले जब एप्लीकेशंस ऐसे ट्रांसफर वाले नहीं हुआ करते थे तो ब्लूटूथ यूज किया जाता था फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए, पर ब्लूटूथ की एक लिमिटेशन थी और ये लिमिटेशन अभी भी है कि आप बहुत ही तेज़ी से उसमें फाइल्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, बहुत समय लगता है और बड़ी फाइल्स ट्रांसफ़र नहीं होती थी। पर कुछ एप्लीकेशंस के ज़रिए जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं उन्हें इंस्टॉल करके हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल्स आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस आप तब यूज़ कर सकते हैं जैसे समझिए आपने कोई वेडिंग फंक्शन या कोई सेलिब्रेशन या कोई ओकेशन की अपने फ़ोन में बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची है। अब आपको उन फोटोज़ या वीडियोज़ को
अपने किसी दोस्त को या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना है, तो व्हाट्सएप पे इतने सारे फाइल्स भेजने से अच्छा अगर आप कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए बहुत सारी फाइल्स, मतलब बहुत लार्ज फाइल्स एक साथ कुछ ही सेकेंड्स में ट्रांसफ़र हो जाए, तो आपको ये एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए। इवन ये एप्लीकेशंस तभी भी काम आएंगे जब आप अपने स्मार्टफोन को किसी और को दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका डेटा आप कहीं स्टोर कर लें, तभी भी आप ये एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों फ़ोन्स को लेकर समझते हैं कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे इसके ज़रिए आप फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मुझे इस फ़ोन से इस वाले फ़ोन में कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो मैं सेंड पर जाऊंगी और देखिए यहाँ पे मेरे फ़ोन में जो भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। जैसे ये एप्लीकेशंस हैं, मैं कुछ फाइल्स ट्रांसफ़र करना चाह रही हूँ, तो मैं फाइल्स पर जाऊंगी और या फिर समझिए मुझे कोई वीडियो ट्रांसफ़र करना है, तो वीडियो पे जाके मैं जिस भी वीडियो को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ उस वीडियो को क्लिक कर सकती हूँ। मान लीजिए मुझे ये वाली वीडियो ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर उस वीडियो को क्लिक करके सेंड पर क्लिक करूँगी। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि ड्यू टू एंड्रॉयड लिमिटेशन देयर आर सेवरल परमिशंस नीडेड टू एंश्योर ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे आपको ये परमिशन प्रोवाइड करनी होगी, तो हम सबसे पहले तो इसे अलाउ कर देंगे ताकि ये एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में वर्क कर सके। उसके बाद अलाउ शेयर टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, आपको ये भी एक्सेस उसे देना होगा। तो वाइल यूजिंग द ऐप आप सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरीके से आपने एक्सेस दे दिया है। अब जिस भी वीडियो को आप शेयर करना चाहते हैं उस वीडियो को आप सिलेक्ट करेंगे और जब आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको अपने दूसरे डिवाइस में, जिस डिवाइस में आप फाइल्स ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, उस डिवाइस में एक QR कोड होगा, उसे इस फ़ोन से स्कैन करना है। तो हम हमारे फ़ोन को लेकर जा रहे हैं दूसरे डिवाइस के पास और देखिए ये स्कैन हो गया और यहाँ पे स्कैन होते ही ये हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो गया है। अब हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, कनेक्टिंग टू डिवाइस आ रहा है देखिए और बता रहा है कनेक्शन सक्सेसफुल। और ये देखिए हमारे सामने ये वीडियो कितनी तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रहा है और ये कंप्लीट हो गया है। जो वीडियो जो हम ट्रांसफ़र कर रहे थे ये हमारे फ़ोन में देखिए आ चुका है। तो इस तरीके से अब बहुत आसानी से और बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए आप दो फ़ोन्स के बीच पे ईजिली फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस, एप्लीकेशंस या हर तरह के डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के ज़रिए। ये एप्लीकेशन अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा और अगली बार से जब भी आप अपने फ़ोन में से कोई भी डेटा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो इस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज़ करिए। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जब आप अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन के QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि उस फ़ोन का वाईफाई कनेक्शन जो है वो ऑफ पे हो। उसके बाद आपके सामने वो QR कोड डिस्प्ले होगा जिसे स्कैन करके आप फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए इस सेक्शन में हम जानेंगे कि कैसे आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके अपने रास्ते को खोज सकते हैं, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कैसे आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके डायरेक्शंस को जान सकते हैं। गूगल मैप्स एक ऐसा यूजफुल एप्लीकेशन है जिसका यूज करके आप अपने करंट लोकेशन से
अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पाथ या फिर डायरेक्शंस को जान सकते हैं। तो आइए आप जानते हैं कि कैसे आप गूगल मैप्स पे किसी भी लोकेशन को ढूंढ सकते हैं। गूगल मैप्स पे किसी भी लोकेशन को सर्च करने के लिए आप सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल मैप्स को ओपन करेंगे। सबसे पहले जब आप गूगल मैप्स ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक मैप नज़र आ रही है। इस मैप में आप अपना करंट लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जूम इन करेंगे तो आप एग्जैक्ट अपनी करंट लोकेशन देख पाएंगे। अपने आसपास की जो भी लोकेलिटीज़ में कौन सी जगह है वो देख पाएंगे। अगर आप जूम आउट करते हैं तो आप मैप को एक और वाइडर पिक्चर के साथ देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर की तरफ यहाँ पे सर्च बार में देखेंगे तो यहाँ पे आप वो डेस्टिनेशन या वो लोकेशन आपको डालनी होती है जिसके डायरेक्शंस को आप ढूंढ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो भी एड्रेस पे जाना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे टाइप करें। टाइप करने के बाद आप यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास का जो आइकन है उस पे ऐसे टैप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि एक रेड डॉट के जरिए मैप पे उसकी करंट लोकेशन दिखाई दे रही है। अब मान लीजिए अगर आप कोई फेमस लैंडमार्क या कोई फेमस स्पॉट या कोई फेमस लोकेशन है वहां तक अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली जाके सर्च बार में जाकर आप उस लोकेशन को डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये लोकेशन डालते हैं और अगर हम जाके मैग्नीफाइंग ग्लास आइकन पे टैप करते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो आपको दिखा देगा। अब आप चाहें तो यहाँ पे जाके आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप मैप को जूम इन करके भी अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उस एग्जैक्ट लोकेशन को टैप करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप टैप करते हैं तो यहाँ पे वो आपको डायरेक्शंस को स्टार्ट करने का ऑप्शन दे देता है। तो इस तरीके से आप गूगल मैप्स पे जाकर अपने डेस्टिनेशन की एड्रेस डालकर उसकी डायरेक्शंस को सर्च कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं जिस भी डेस्टिनेशन को आपने सिलेक्ट किया था उसके डायरेक्शंस को आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे जिस डेस्टिनेशन को हमने सिलेक्ट किया था वहाँ पे सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि नीचे की तरफ एक डायरेक्शंस नाम का आइकन नजर आ रहा होगा आपको। इस डायरेक्शंस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही डायरेक्शंस पर क्लिक करते हैं ये आपको रूट दिखा देता है कि आपके करंट लोकेशन से डेस्टिनेशन की दूरी कितनी है और कैसे आप उस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको करंट लोकेशन बता रहा है। आप चाहें तो एक स्टार्टिंग पॉइंट डाल सकते हैं जहां समझिए अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन से आपके डेस्टिनेशन तक डायरेक्शंस देख रहे हैं तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट डालें। अब यहाँ पे हमारा करंट लोकेशन बता रहा है, पर अगर हम कोई स्टार्टिंग पॉइंट डालना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट डाला और इसे यहाँ से टैप करके सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखेंगे कि करंट लोकेशन से ये स्विच होकर आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट की थी अब वो वहां से दिखा रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्रीव्यू के बगल में आपको एक स्टेप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। स्टेप्स वाले आइकन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल सारी डायरेक्शन यहाँ पे नजर आएगी, जैसे कि कहाँ राइट मुड़ना है, कहाँ लेफ्ट मुड़ना है, कितने मीटर्स के बाद आपको डायरेक्शंस चेंज करनी है। अब इसके बाद आप स्टार्ट पे जाकर अपने नेविगेशन को शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट पे टैप करते हैं तो देखिए ये आपको रूट दिखाना शुरू कर रहा है, यानी कि अब आप इस रूट को फॉलो करते हुए अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप बैक जाते हैं तो यहाँ से आप अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मोड से स्विच कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अपने डेस्टिनेशन तक कार से पहुंच रहे हैं तो आप कार वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप बाइक से पहुंचना चाह रहे हैं तो आप बाइक ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप बस या कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट करें, और या फिर अगर आप वॉकिंग जा रहे हैं तो आप वॉकिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें। अपने सही ट्रांसपोर्टेशन मोड सिलेक्ट करने से गूगल मैप्स आपको सही टाइम एस्टिमेशन
यानी कि आपको कितना समय लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, और सबसे आसान रूट और कितना ट्रैफिक है वो सही से आपको बता पाता है। तो इसलिए अपने डायरेक्शंस को सिलेक्ट करने से पहले और स्टार्ट करने से पहले ट्रांसपोर्टेशन मोड ज़रूर सिलेक्ट करें, और इस तरीके से आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करके अपने डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कि आपके फ़ोन में जो ये सेटिंग पैनल में जो ये ऑप्शंस आते हैं, ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल डेटा और जीपीएस, ये क्या करते हैं और आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लूटूथ के बारे में। ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यानी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा कोई भी फ़ोन है और मैं इस फ़ोन को अपने कार के ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाहती हूँ, जिससे कि मैं अपने जो कॉल्स आ रहे हैं वो अटेंड कर सकूँ फ़ोन कार से, या फिर म्यूज़िक प्ले कर सकूँ या बाकी चीज़ें ऑपरेट कर सकूँ। तो कार से मेरे फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए मैं ब्लूटूथ का यूज़ करती हूँ, और ब्लूटूथ का यूज़ करके आप अपने फ़ोन को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वायरलेस ईयरफोन्स हैं, कोई बड्स हैं जो आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वैसी सिचुएशन में आप अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के ज़रिए ही उस डिवाइस से कनेक्ट करेंगे। अब ये एक बात आपको बता दूं कि ब्लूटूथ जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं कोई भी डिवाइस के साथ, तो उसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है। मतलब ये नहीं होता है कि आप थोड़ा सा दूर चले गए और आपके जो दोनों डिवाइसेस हैं उन दोनों में डिस्टेंस में ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर भी वो कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर दोनों डिवाइसेस के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है और ज़्यादा दूरी पर है तो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अब देखते हैं कि आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ कैसे ऑन कर सकते हैं और अपने आसपास अवेलेबल डिवाइसेस, कोई स्पीकर या कोई वायरलेस ईयरफोन्स या अपने कार से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपना फ़ोन लेंगे और फ़ोन को ओपन करेंगे, और यहाँ पर आप अपने सेटिंग पैनल में जाइए। अब सेटिंग पैनल आपके फ़ोन में कहीं पे भी हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, या फिर आप सेटिंग्स में जाके भी ये काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मैनुअली दिखाती हूँ कि कैसे आप ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप सेटिंग्स को टैप करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे नीचे की तरफ आइए तो देखिए आपको दिख रहा है ब्लूटूथ का ऑप्शन। आप ब्लूटूथ पे क्लिक करें और यहाँ पे देखिए, यहाँ इस पर क्लिक करने से आप ब्लूटूथ को ऑन कर सकते हैं। और जैसे ही आप ब्लूटूथ को ऑन करेंगे तो ये आपको जो भी आसपास अवेलेबल डिवाइसेस हैं उनके नाम बता देगा। जैसे देखिए यहाँ पे इनबुक X3 स्लिम का कोई लैपटॉप है, वो ब्लूटूथ की रेंज में आ रहा है। फिर बाकी दो और फ़ोन्स बता रहे हैं, OnePlus Nord 2 5G और Realme 6 Pro। तो ये दोनों डिवाइसेस बता रहे हैं कि ये रेंज में हैं। तो इन्हें आप सिलेक्ट करके अपने फ़ोन को किसी भी डिवाइस से पेयर कर सकते हैं। देखिए अभी ये मैंने सिलेक्ट किया तो अभी ये उस डिवाइस से पेयर हो जाएगा, और देखिए ये हमारा जो ब्लूटूथ है इस इनबुक डिवाइस से कनेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन को किसी भी स्मार्टफोन, लैपटॉप, कोई वायरलेस ईयरफोन्स या फिर कार से कनेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरा सेटिंग है जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके स्मार्टफोन का करंट लोकेशन हमेशा अपने फ़ोन में दिखाता रहता है, जिसके ज़रिए आप
गूगल मैप्स यूज़ कर सकते हैं और भी तरह की नेविगेशन ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप अपने फ़ोन में इस जीपीएस को या फिर लोकेशन को कैसे एक्सेस दे सकते हैं और उसे टर्न ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे एक जानने वाली बात ये है कि अगर आप लोकेशन को ऑन नहीं करेंगे तो आपके लिए अपना करंट लोकेशन पता कर पाना या नेविगेशन ऐप्स को यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप नेविगेशन ऐप्स को यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि गूगल मैप्स, तो आपको इन परमिशंस को या इन सेटिंग्स को टर्न ऑन करना पड़ता है। तो लोकेशन टर्न ऑन करने के लिए आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को, सेटिंग्स को ओपन करें और यहाँ पे आप या तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं लोकेशन, या तो आप यहाँ पे जो सेटिंग्स अवेलेबल हैं इसमें लोकेशन को सर्च करें। देखिए मेरे यहाँ पे फ़ोन में नीचे की तरफ लोकेशन है, मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से देखिए मेरा लोकेशन ऑफ है। इसे टर्न ऑन करके आप देख सकते हैं कि मेरा लोकेशन एक्सेस अब ऑन हो गया है, यानी कि मेरे फ़ोन में जो एप्लीकेशंस हैं, जो नेविगेशन एप्लीकेशंस हैं जिनको काम करने के लिए मेरे करंट लोकेशन की ज़रूरत होती है, वो अब वो यूज़ कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे रिसेंट एक्सेस में तो आप देख पाएंगे कि मैप्स मेरा करंट लोकेशन यूज़ कर रहा है, गूगल मेरा करंट लोकेशन यूज़ कर रहा है, कैमरा भी मेरा करंट लोकेशन यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे सी ऑल में आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर और भी एप्लीकेशंस हैं तो वो आपको दिख जाएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप लोकेशन सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पे अर्थक्वेक अलर्ट्स, इमरजेंसी लोकेशन सर्विस, गूगल लोकेशन एक्यूरेसी, ये सारे सेटिंग्स को भी आप ऑन कर सकते हैं। तो ये था तरीका कि कैसे आप अपने फ़ोन में लोकेशन को हमेशा ऑन रखकर नेविगेशंस को या फिर और भी जो एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आपके लोकेशन की ज़रूरत होती है उन्हें एक्सेस दे सकते हैं। अब तीसरा सेटिंग है मोबाइल डेटा। मोबाइल डेटा के बारे में आप जानते होंगे। मोबाइल डेटा के ज़रिए आप अपने फ़ोन में मोबाइल डेटा को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। अब ये इंटरनेट सर्विस आपका सेल ऑपरेटर प्रोवाइड करता है, यानी कि आपके फ़ोन में जिस भी कंपनी का सिम कार्ड है, मान लीजिए जियो का है, एयरटेल का है, वोडाफोन का है, बीएसएनएल का है, तो वो सेल ऑपरेटर आपको वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। अब इस इंटरनेट सर्विस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने सेल ऑपरेटर के थ्रू अपने फ़ोन में मोबाइल डेटा का रिचार्ज कराना होता है। अगर आपके फ़ोन में मोबाइल डेटा का रिचार्ज है तभी आप मोबाइल डेटा को यूज़ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आपने रिचार्ज करा लिया है, यानी कि आपने सब्सक्रिप्शन परचेज कर लिया है, उसके बाद आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे देखिए मोबाइल डेटा का ऑप्शन है जो नॉट अवेलेबल बता रहा है, उसे सिलेक्ट करके आप अपने मोबाइल डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे फ़ोन में कोई सिम कार्ड नहीं है इसलिए आप नहीं देख पा रहे हैं, पर ये जो मोबाइल डेटा का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन का जो सेल ऑपरेटर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपको मोबाइल डेटा से यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट करवा देगा। तो ये था आसान तरीका कि कैसे आप अपने फ़ोन में मोबाइल डेटा को ऑन कर सकते हैं। अब बात करते हैं वाईफाई की। वाईफाई एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन में इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि मोबाइल डेटा आपके सेल ऑपरेटर से आपके फ़ोन में इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वहीं वाईफाई की अगर बात करें तो वाईफाई आप एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, यानी कि आपके आसपास जो भी वाईफाई कनेक्शंस अवेलेबल है उसके थ्रू आप अपने फ़ोन में इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। अब वाईफाई को टर्न ऑन करने के लिए और ये जानने के लिए कि आपके आसपास कौन से वाईफाई कनेक्शंस अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको आना होगा आपके फ़ोन के सेटिंग्स में। तो हम आते हैं हमारे फ़ोन के सेटिंग्स में और यहाँ पर हम सेटिंग्स में जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो डायरेक्ट पैनल है जो आप स्लाइड डाउन करेंगे तो आपको दिख जाएगा, पर हम सेटिंग्स में जाकर देखते हैं कि कैसे हम वाईफाई को ऑन कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप जाइए और देखिए यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन बता रहा है, वाईफाई पे क्लिक करिए और इसे आप ऑन करेंगे तो आपके आसपास जो भी अवेलेबल नेटवर्क्स हैं वो सारे नेटवर्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करिए
कि मेरा जो फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली एक वाईफाई से कनेक्ट हो गया है जिसका नाम है फायरफॉक्स एयर। अब ये ऑटोमेटिकली कैसे कनेक्ट हो गया? क्योंकि मैंने इससे पहले इस नेटवर्क कनेक्शन से खुद के फ़ोन को कनेक्ट कर रखा था। तो वाईफाई क्या करता है कि जब आप एक बार किसी भी कनेक्शन से कनेक्ट करते हैं और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं और पासवर्ड मतलब एंटर करके आप जब उस नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आप दूसरी बार वाईफाई ऑन करते हैं और अगर वो वाईफाई आपके रेंज में है तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली उसे कैचअप कर लेता है और कनेक्ट हो जाता है। तो ये इतना आसान है। आप अगर कोई दूसरे वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको ना छेड़ते हुए जिस भी वाईफाई कनेक्शन से आप कनेक्ट करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें और फिर पासवर्ड डालें और कनेक्ट पे क्लिक करें और ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें हम जानेंगे कि कैसे आप अपने फ़ोन में एक स्क्रीन लॉक सेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। स्क्रीन लॉक एक कंप्यूटर यूज़र इंटरफेस है जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल को किसी पासवर्ड, पैटर्न या पिन को सेट करके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई और आपका डिवाइस, आपका मोबाइल यूज़ करना चाहता है तो उन्हें सबसे पहले आपसे आपके फ़ोन का पासवर्ड मांगना होगा, उसके बाद ही वो आपके फ़ोन को ओपन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप अपने फ़ोन में कैसे एक स्क्रीन लॉक सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन को ओपन करना है। तो यहाँ पे फ़ोन ओपन करते ही आप सबसे पहले जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स को आप टैप करें और आप सर्च करें सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। जैसे ही आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मिलता है, आप उस ऑप्शन पे टैप करें और देखिए कि वहाँ पे एक स्क्रीन लॉक सेट करने का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप सेट स्क्रीन लॉक पे टैप करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे 3 ऑप्शंस हैं जिसे यूज़ करके आप अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में आप नंबर्स का यूज़ करके अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अल्फ़ा न्यूमेरिक, जिसमें आप अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स का यूज़ करके अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं। और तीसरा है पैटर्न, जिसमें आप कोई पैटर्न बनाकर अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं। तो ये हमने जाना कैसे आप अपने स्मार्टफोन डिवाइस में एक स्क्रीन लॉक सेट कर सकते हैं। अब इस टॉपिक में हम बात करेंगे मोबाइल हॉटस्पॉट के बारे में। मोबाइल हॉटस्पॉट आप यूज़ भी करते होंगे, आपने सुना भी होगा। और अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं और आप अगर इस सेटिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, ये एक ऐसी सिंपल सेटिंग है जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन का इंटरनेट किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी कि समझिए ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप कहीं बाहर हैं या घर पर किसी के फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन सही से नहीं वर्क कर रहा, या फिर हो सकता है कि उनका इंटरनेट पैक सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में आप उनके साथ अपना इंटरनेट शेयर कर सकते हैं जिसके ज़रिए वो अपने फ़ोन में आपका इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे। ये करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी तरीका है जो आपको सेटिंग में जाके करना होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आप अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन में इंटरनेट को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर इंटरनेट कैसे शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ इस सिचुएशन में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास 2 फ़ोन्स हैं और मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो इस फ़ोन में इंटरनेट है वो दूसरे फ़ोन में भी चले, वो दूसरे फ़ोन में भी वो इंटरनेट एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने सेटिंग्स में जाना है और सेटिंग्स में जाकर पोर्टेबल हॉटस्पॉट को क्लिक करना है। पोर्टेबल हॉटस्पॉट को क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ऑन है। अगर ये ऑफ है तो आप इसे ऑन कर लीजिए और आप इसे सेटअप भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसका पासवर्ड नज़र आ रहा है। मैं चाहूँ तो इसका पासवर्ड जो चाहे वो ऐड कर सकती हूँ और यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, राइट पे टैप करेंगे तो ये पासवर्ड 34567890 ये पासवर्ड यहाँ पे सेट हो गया है। अब जैसे कि मैं दूसरे फ़ोन में ये हॉटस्पॉट कनेक्ट करना चाहती हूँ वाईफाई के ज़रिए, तो मुझे मेरे फ़ोन में जाना होगा और वाईफाई को ऑन करना होगा। वाईफाई को ऑन करते ही देखिए ये भले ही इस फायरफॉक्स एयर वाईफाई से कनेक्ट हो गया है, पर मैं चाहती हूँ कि ये मेरे फ़ोन की वाईफाई से कनेक्ट हो। तो मैं इसे सिलेक्ट करके
यहाँ पे जो पासवर्ड हमने मेंशन किया था वो यहाँ से हम देख सकते हैं, और यहाँ से ये पासवर्ड एंटर कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और कनेक्ट। अब ये देखिए मैंने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इंटरनेट को शेयर कर दिया है, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन अब मैं दोनों ही डिवाइसेस में यूज़ कर सकती हूँ। इस तरीके से आप कोई भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है या उनका इंटरनेट कनेक्शन सही से नहीं चल रहा है, उस समय में आप इस फीचर को बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस फीचर को यूज़ करने के लिए जो आजकल के जो लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं उसमें QR कोड भी आता है, जिसके ज़रिए आप वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं शेयर QR कोड का ऑप्शन है। हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा है टू शेयर स्कैन द QR कोड अबव। अब इससे पासवर्ड ना एंटर करके मैं स्कैन करके भी अपने फ़ोन को हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर सकती हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ नहीं करना होगा, बस अपने फ़ोन के वाईफाई में जाकर इस QR कोड को स्कैन करना होगा। तो ये इतना आसान है मोबाइल हॉटस्पॉट आपके फ़ोन में यूज़ करना और किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ शेयर करना। अब जैसे समझिए ऐसे कोई सिचुएशन में जहाँ पर मेरे फ़ोन में इंटरनेट है पर मैं चाहती हूँ कि वो मैं लैपटॉप में भी यूज़ कर पाऊँ, और मेरे लैपटॉप में अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और वाईफाई अवेलेबल नहीं है, तो मैं यही मोबाइल हॉटस्पॉट अपने कंप्यूटर के साथ, अपने लैपटॉप के साथ या कोई और डिवाइस के साथ, टैबलेट के साथ शेयर कर सकती हूँ। अब इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी यूजफुल ऐप्स की बात करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम इंडियन सिटीजन्स के लिए बनाई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उमंग ऐप की। उमंग ऐप यानी कि यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने। इस उमंग ऐप का उद्देश्य ये है कि जो भी सर्विसेज हमें हमारा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट बॉडी या लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हमें प्रोवाइड करते हैं, वही सेम सर्विसेज हम इस ऐप के जरिए कर सकते हैं। तो ये ऐप बहुत ही यूजफुल है और आगे हम बढ़ते हुए जानेंगे कि इस ऐप को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं और इसमें कौन सी सेवाएं मौजूद हैं। अब उमंग ऐप को डाउनलोड करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले या तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो QR कोड है उसे स्कैन करके अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जो मैसेज में आपको लिंक रिसीव होता है उसके थ्रू भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उमंग ऐप पे आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना फ़ोन लेंगे और आप अपने फ़ोन पे प्ले स्टोर पे जाएंगे जहाँ पे हम सारे ऐप्स इंस्टॉल कर रहे थे। यहाँ पे सर्च बार में जाकर आप सर्च करेंगे उमंग ऐप। यहाँ देखिए जो सबसे पहला ऐप दिख रहा है, ये आपको लोगो भी नजर आ रहा होगा। इसको आप इंस्टॉल करें, इंस्टॉल पर टैप करके, और यहाँ पर आप देखेंगे वेरीफाइड बाय प्ले प्रोटेक्ट लिखा है। ये दिखाता है कि जो ऐप हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो गूगल से वेरीफाइड है। देखिए अब ये डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉलिंग, और यहाँ से ओपन कर लें। आप एक बार ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं या फिर आप नेक्स्ट टैप करते रहें।
ये इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर आपने इससे पहले इस ऐप में लॉगिन किया है, यानी कि रजिस्टर किया है, तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यूज़र हैं, यानी कि मेरी तरह आप पहली बार इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू ऑन उमंग रजिस्टर हियर। तो रजिस्टर हियर पे आप क्लिक करें। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालें। उसके बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस अग्रीमेंट, इस पे आप क्लिक करें और राइट क्लिक करें और रजिस्टर पे टैप करें। अब मैंने उमंग ऐप में रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब बारी है लॉगिन करने की। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर फीड करूँगी। अगर आपको आपका एम पिन याद है तो आप एम पिन से लॉगिन कर सकते हैं, या तो फिर आप OTP से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करूँगी। OTP जनरली क्या है? वन टाइम पासवर्ड, यानी कि जब आप OTP से लॉगिन करते हैं तो आपके फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज में एक कोड रिसीव होता है। वो कोड जब आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। एक बार आपने अपना मोबाइल नंबर डाल लिया है, उसके बाद आप क्लिक करें सेंड OTP पे, यहाँ पे अलाउ कर दें और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे जो OTP आया है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। एक बार आप ये कोड एंटर कर लें, उसके बाद वेरीफाई पे टैप करें और यहाँ पे देखिए लॉगिन सक्सेसफुल बता रहा है। अब यहाँ से आप चाहें तो अपना नया एम पिन जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक 6 डिजिट का एम पिन यहाँ पे जनरेट कर रही हूँ, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। सबमिट, एम पिन अपडेटेड सक्सेसफुली। और ये अब आप देख सकते हैं कि हम उमंग ऐप पे आ गए हैं। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो काफ़ी सारी सर्विसेज आपको ये ऐप प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप ऑल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे इस वाले बटन पे, तो यहाँ पे देखिए आजीविका, एप्पल सरकार, आभा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सब अलग अलग जो सर्विसेज ये ऐप आपको प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद यहाँ पे डिजी लॉकर पे देखेंगे तो ये सारी आधार कार्ड की सर्विसेज, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स और ये बाकी डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड हैं। और उसके बाद अगर आप स्कीम्स पे जाएंगे तो आप अलग अलग जो सरकार की तरफ से आपके लिए जो स्कीम्स बनाई गई हैं, जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती हैं। तो इस ऐप को इंस्टॉल करें और देखें कि ये एप्लीकेशन कितना यूज़फुल है। अब हमने उमंग ऐप के बारे में तो देख लिया, अब आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं एम आधार ऐप के बारे में। एम आधार ऐप एक ऐसा ऐप है जिसे डिज़ाइन किया गया है हमारे कन्वीनियंस के लिए। जैसे कि आप अपने वॉलेट या पर्स में आधार कार्ड कैरी करते हैं, वैसे ही डिजिटली आप अपने फ़ोन में इस आधार की डिटेल्स रख सकते हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, आपकी फ़ोटो, आपका एड्रेस, जो भी प्रूफ आपको रिक्वायर्ड होता है आप इस ऐप में डिजिटली स्टोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप उसको जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। इस ऐप को डेवलप किया है UIDAI ने, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखते हैं कि आप इस ऐप को कैसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। एम आधार ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप ओपन करिए प्ले स्टोर और प्ले स्टोर पर जाके सर्च करिए एम आधार। ये एम आधार एप्लीकेशन अब आपको दिख रहा होगा, इन पे टैप करें। और जैसे ही एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, आप ओपन पे टैप करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप सारे परमिशंस को अलाउ कर दें और उसके बाद आप इसे स्किप कर सकते हैं। कंसेंट को आप कंफर्म कर दें और अब एप्लीकेशन आपके फ़ोन में यूज़ करने के लिए रेडी है। आपको सबसे पहले जाके अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, तो अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। उसके बाद आपके फ़ोन पर एक OTP रिसीव होगा, आपको वो OTP यहाँ पे डालना है। जैसे ही आप OTP सबमिट करते हैं, ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में अब ओपन हो जाएगा।
तो सबसे पहले आपको जाके अपना आधार कार्ड यहाँ पे रजिस्टर कराना होगा। आप देखिए यहाँ पे रजिस्टर माय आधार पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आप एक 4 डिजिट पासवर्ड सेट करें। तो 4 डिजिट पासवर्ड आप यहाँ पे डालें। उसके बाद आप पासवर्ड को कंफर्म करें और जैसे ही आप पासवर्ड कंफर्म करते हैं यहाँ पे देखिए आधार नंबर एंटर करना है आपको। यहाँ पर जो सिक्योरिटी कैप्चा है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है और उसके बाद एक OTP आपको रिक्वेस्ट करनी है जो आप यहाँ पे डालेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को इस एप्लीकेशन के थ्रू वेरीफाई कर पाएंगे और फिर जैसे ही आप ये स्टेप फॉलो करेंगे वैसे ही आप आधार कार्ड से रिलेटेड सारे सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। अब तक हमने देखा उमंग ऐप के बारे में, हमने देखा एम आधार के बारे में। अब हम देखते हैं डिजी लॉकर ऐप के बारे में। डिजी लॉकर ऐप शायद आप यूज़ भी करते होंगे। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पर आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सिक्योर तरीके से। यानी कि अगर हम बात करें आपके आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, वोटर ID की, या फिर पासपोर्ट की, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आपके मार्कशीट्स, आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स, सब कुछ आप डिजी लॉकर ऐप में सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब एक बात समझिए कि आप सोच रहे होंगे कि फिर डिजी लॉकर ऐप इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, हम कोई और एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं, हम सिर्फ डिजी लॉकर ऐप ही क्यों यूज़ करें? तो डिजी लॉकर ऐप की ये खासियत है कि ये सरकार से अप्रूव्ड है। यानी कि ये ऐप को इस तरीके से बनाया है कि आप इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स स्टोर करते हैं वो कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता, और प्लस वो एप्लीकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं वो बहुत ही सेफ और सिक्योर्ड होते हैं। वहीं बात करें कोई और एप्लीकेशन की, मान लीजिए अगर आपने कोई रैंडम एप्लीकेशन पे अपने सारी ये सब डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर रखे हैं, तो इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि आपके उस डॉक्यूमेंट्स का कोई मिसयूज़ ना कर पाए। हो सकता है कि उस ऐप के थ्रू कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके मिसयूज़ हो जाए या फिर आपके इम्पॉर्टेंट डिटेल्स कहीं शेयर हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी जगह स्टोर करें जहां वो एकदम सेफ और सिक्योर हो और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो, तो वहाँ पे ये डिजी लॉकर ऐप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इसकी एक और खासियत है कि आपको अपने वॉलेट या पर्स में हमेशा अपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को हर जगह कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। समझिए आपको किसी को ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना है या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर वोटर ID कुछ भी, तो आपको बार बार अपने वॉलेट निकालने की ज़रूरत नहीं है, वॉलेट में से इन डॉक्यूमेंट्स को निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप बस डिजी लॉकर ऐप में जाके लॉगिन कर सकते हैं और आपके सामने ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही सेफ और सिक्योर ऑप्शन है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह डिजिटली फोन में स्टोर करने का। इसकी वजह से आपको जो कन्वीनियंस मिलती है कि आप कहीं पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर पाए, और जो सबसे सेफ और सिक्योर तरीका है वो इस ऐप के ज़रिए आपको मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि आप अपने फ़ोन में डिजी लॉकर ऐप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम आएंगे हमारे प्ले स्टोर की तरफ। यहाँ पे हम सर्च करेंगे डिजी लॉकर। यहाँ पे डिजी लॉकर आप टाइप करें। उसके बाद देखिए ये जो पहला ऑप्शन आ गया है आपके सामने, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। देखिए ये एप्लीकेशन अब आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो रहा है और जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको इसको ओपन करना है। और देखिए ये एप्लीकेशन अब आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गई है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और यहाँ से अब आपको अपना प्रेफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में इस ऐप को यूज़ करना चाहते हैं तो इंग्लिश पे सिलेक्ट करिए, अगर आप हिंदी में यूज़ करना चाहते हैं तो आप हिंदी सिलेक्ट करिए। हम अगर सिलेक्ट करें हिंदी, तो हिंदी पे सिलेक्ट करके हम हिंदी में जारी रखें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं ये सारे इन्फॉर्मेशन, या फिर आप आगे बढ़े पे क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ें और चलो शुरू करें, यानी कि अब आप इस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। तो हम चलो शुरू करें पे टैप करेंगे और ये देखिए आपके सामने अब डिजी लॉकर ऐप ओपन हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सबसे पहले देखिए नीचे यहाँ पे लिखा है दस्तावेज जिनकी आपको आवश्यकता हो सकती है।
यानी कि आपका आधार कार्ड, पैन रिकॉर्ड, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, क्लास मार्कशीट और 12वीं कक्षा की सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, फिर यहाँ पे देखिए वाहनों का पंजीकरण, फिर आय प्रमाण पत्र, और यहाँ पे आप देखेंगे तो बाकी श्रेणियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे केंद्र सरकार, उद्योग एवं प्राइवेट सेक्टर, शिक्षा, और ये मतलब ये जो सेक्टर्स की डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आप यहाँ पे समझिए, आप अपना आधार कार्ड इसमें जो है रजिस्टर करना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो आप आधार कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इस पे आप शुरू करें और फिर इस पे आप या तो अकाउंट बना सकते हैं या तो साइन इन कर सकते हैं। तो अगर आप ये एप्लीकेशन पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप अकाउंट बनाएं पर क्लिक करेंगे, और अगर आप पहले से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे थे तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। हम पहली बार ये एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे अकाउंट बनाएं। तो आसान और सुरक्षित है खाता बनाना। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल एंटर करनी होगी, यानी कि आपको आपका पूरा नाम और जन्म की तारीख, दिनांक, महीना, वर्ष, उसके बाद पुरुष, महिला या अन्य कैटेगरी में सिलेक्ट करें, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करें, ईमेल आईडी आपकी एंटर करें और 6 अंकों का सुरक्षा पिन सेट करें। यानी कि आप ये एप्लीकेशन पहली बार यूज़ कर रहे हैं, ये अकाउंट पहली बार बना रहे हैं, तो आपको एक पिन यानी कि पासवर्ड यहाँ पे सेट करना होगा, जिससे कि जब भी आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप वो पासवर्ड एंटर करके इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकें। तो मैं पहले ये सारी डिटेल्स एंटर कर लेती हूँ और उसके बाद हम शुरू करते हैं इस ऐप के साथ। तो ये हमने हमारी जो डिटेल्स है, यानी कि नाम, बर्थ डेट वगैरह हमने एंटर किया। उसके बाद हमने आधार की डिटेल्स डाली और जो भी OTP आ रहा था वो हमने यहाँ पे इसमें फीड करके आप देख सकते हैं अब हम एप्लीकेशन यूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पे मेरा आधार कार्ड आ रहा है, यहाँ पे आधार कार्ड पे टैप करके यहाँ पे मैं अपना डिजिटल आधार कार्ड एक्सेस कर सकती हूँ। उसी के साथ साथ यहाँ पे QR कोड भी है। फिर आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे आप अपनी बाकी सर्टिफिकेट्स या बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले बात की कोविड सर्टिफिकेट, आपकी क्लास की मार्कशीट और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर सब कुछ, यानी कि A to Z जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरिफिकेशन में आपको काम आते हैं वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना आधार कार्ड इसमें ऐड किया वैसे ही आप अपने बाकी डिटेल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट, सब कुछ A to Z आप सब कुछ इसमें एंटर करें और इस एप्लीकेशन को कहीं पे भी एक्सेस करें। तो ये एप्लीकेशन ज़रूर यूज़ करें, ये एप्लीकेशन बहुत यूज़फुल है और आप डिजिटली अपने हर डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, वो भी आसानी से और सेफ तरीके से। अब तक हमने देखा एम आधार ऐप के बारे में, डिजिलॉकर ऐप के बारे में और उमंग ऐप के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे NDL ऐप के बारे में, यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रिसर्च पेपर्स हैं या फिर जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपको इस एप्लीकेशन में मिलेंगे। समझिए अगर आपको 10th क्लास की कोई बुक डाउनलोड करनी है, आप उसको डिजिटली एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू उस बुक को पढ़ सकते हैं और उसके कंटेंट को देख सकते हैं। वैसे ही कई सारे जो ऑथोराइज्ड एजुकेशन बोर्ड हैं उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो टेक्स्ट बुक्स है वो मिल जाएंगे, जो सिलेबस है और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं कि ये NDL ऐप आप कैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये NDL ऐप एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, तो ये एकदम अप्रूव्ड ऐप है। आप इस ऐप को इंस्टॉल करिए और देखिए कि इसमें से आप किस तरीके से अपने पढ़ाई के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि NDL ऐप कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, उस पर कौन सी सर्विसेज आपको मिलती हैं। तो अभी मैं आपको एप्लीकेशन ये फ़ोन में डाउनलोड करके नहीं बता रही हूँ, अभी मैं आपको वेब ब्राउज़र पे बता रही हूँ कि कैसे आप इस सर्विस को ओपन कर सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र में। तो मैंने अपने यहाँ पे कंप्यूटर पे गूगल ओपन कर दिया है और यहाँ पे आप टाइप करिए NDL ऐप।
एनडीएल ऐप टैप करने के बाद देखिए यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन आ गया है। तो हम अभी फ़ोन में इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, हम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया देखिए हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो गई है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि सर्च ओवर रिसोर्सेज और सीबीएसई एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, आईआईटी और जेईई के लिए, फिर उसके बाद ह्यूमैनिटी, साइंस, इंजीनियरिंग, स्कूल, लिटरेचर, लॉ एंड मैनेजमेंट, हर कैटेगरी, एजुकेशन में जो भी कैटेगरीज आती हैं वो सारी कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन्ड है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे साइंस सेलेक्ट किया। साइंस सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉमन सब्जेक्ट्स, एग्रीकल्चर, एटमॉस्फेरिक साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, वो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फिर आप लिटरेचर में जाएंगे तो यहाँ पे संस्कृत, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू, ये सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद देखते हैं और क्या है, यहाँ पे आप डेटा सेट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड वीडियोस, ये सारी जो है रिसर्च पेपर्स या कह लें कि जो टेक्स्ट बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो मानिए मैं चाह रही हूँ सीबीएसई की तैयारी करना, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ से मुझे मेरा जो क्लास लेवल है वो सिलेक्ट करना है। तो मानिए हम 10th की कर रहे हैं, तो हम यहाँ से 10th सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो 10th कंडक्ट करती हैं, 10th की बोर्ड एग्ज़ाम, वो यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो इसमें से आपको अपनी गवर्नमेंट बॉडी जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो मान लीजिए मैंने एनसीईआरटी सिलेक्ट कर लिया और एनसीईआरटी पे टैप करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे इसमें से जो भी क्लास 1, क्लास 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर सारे यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है। अब मैंने यहाँ पे क्लास 10 सिलेक्ट कर लिया। क्लास 10 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ गए हैं कि मैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहती हूँ। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे करना है साइंस। मैंने साइंस पे टैप किया और उसके बाद अंदर यहाँ पे और ऑप्शंस आ गए हैं। तो मैंने कर लिया विज्ञान। विज्ञान के बाद यहाँ पे टॉपिक्स आ गए हैं जैसे रासायनिक, फिर धातु एवं अधातु और ये सारे टॉपिक्स। आप इसमें से जो टॉपिक सिलेक्ट करना चाहते हैं वो टॉपिक सिलेक्ट करिए और उसके बाद आप इन टेक्स्ट बुक्स को, इन लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं। अपने फ़ोन में जाके आप एनडीएल ऐप टाइप करें या तो फिर वेब ब्राउज़र में जाके नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया टाइप करें और इस जो सर्विस हमें जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, प्लीज़ इसे एक्सप्लोर करें क्योंकि हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो। तो ये हमने जाना एनडीएल यानी कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में। अब तक हमने बात की उमंग ऐप की और भी ऐसे एप्लीकेशंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स स्टोर करने के लिए और गवर्नमेंट के द्वारा जो और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसको एक्सेस करने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉपुलर ऐप्स की, यानी कि व्हाट्सएप। मुझे ज़रूर पता है कि आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होंगे और अगर बाय चांस अगर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो चलिए व्हाट्सएप के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं। व्हाट्सएप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए सिंपली आप अपने कॉन्टैक्ट्स में से किसी को भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और वीडियो कॉल कर सकते हैं, फाइल्स भेज सकते हैं
और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप आपको अपने प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करना होता है और उसमें साइन अप करके आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि प्ले स्टोर पे जाके आप व्हाट्सएप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम प्ले स्टोर पर जाके व्हाट्सएप टाइप करेंगे। व्हाट्सएप सर्च करने पे देखिए व्हाट्सएप मैसेंजर आपके सामने आ गया है ऑप्शन। आपको यहाँ से इसे क्लिक करके इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हमने क्लिक किया और देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है। अब जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा आपको ओपन पे टैप करना है और यहाँ पे देखिए ये आपको आपका लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया, अग्री एंड कंटिन्यू एंड अलाउ व्हाट्सएप टू सेंड योर नोटिफिकेशंस, अलाउ। और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने कंट्री कोड ऐड कर दिया और उसके बाद हम मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। इज दिस द करेक्ट नंबर? यस। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का OTP कोड आएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ये कोड एंटर करके इस फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर लें और कंटिन्यू पे क्लिक करें, अलाउ कर दें सारे परमिशंस और जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने अपना यहाँ पे नाम टाइप कर लिया। तो इस तरीके से आपके फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट सेव है वो आपको यहाँ पे व्हाट्सएप में नज़र आएंगे और अब आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब ये तो हमने जाना व्हाट्सएप के बारे में। अब आगे जानते हैं आपके फ़ोन में जो फाइल मैनेजर होता है उसका क्या यूज़ है, क्या पर्पस है। तो अगर आप बात करें आपके फ़ोन में जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स या जो भी फाइल स्टोर्ड हैं, आपको एक जगह पर देखना है, आपको एक जगह पर एक्सेस करना है, जैसे कि आप कंप्यूटर में करते हैं, है ना। अपने ड्राइव में जाकर देखते हैं कि आपके कंप्यूटर पे कौन सा डेटा स्टोर्ड है, वैसे ही आप फ़ोन में फाइल मैनेजर में जाके अपने फ़ोन में जो भी इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, म्यूज़िक फाइल्स, रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ एक जगह पे देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं फ़ोन की तरफ और देखते हैं कि फाइल मैनेजर का इंटरफेस कैसा है और कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपना फ़ोन ओपन करेंगे और आप सर्च में जाके टाइप कर सकते हैं फाइल मैनेजर। देखिए फाइल मैनेजर टाइप करते ही फाइल मैनेजर हमारे सामने आ गया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और देखिए मेरे फ़ोन में जो भी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, म्यूज़िक और सारा सब कुछ व्हाट्सएप और ये सब कुछ यहाँ पे ये शोकेस कर रहा है। अगर मैं इमेजेस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे फ़ोन में देखिए ये जो भी इमेजेस हैं वो दिखा रहा है। उसके बाद इवन आप एल्बम्स में जाकर भी इसे अलग तरीके से देख सकते हैं कि ये सारे जो इमेजेस हैं ये कैमरा से लिए गए हैं, इसलिए कैमरा के एल्बम में हैं ये। उसके बाद आप जाएंगे वीडियोस में, तो आपके फ़ोन में जो भी वीडियोस हैं वो यहाँ पे शोकेस करेगा। अगर आप एल्बम्स में जाएंगे तो ये अलग अलग इसने एल्बम्स बना दी हैं जिसमें पिक्चर्स वाले अलग हैं, DCIM वाले अलग हैं, फाइल शेयर वाले अलग हैं, कैमरा वाले अलग हैं। तो ये आप वीडियोस वाला देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, हालांकि मेरे फ़ोन में अभी फ़िलहाल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा, पर अगर आप डॉक्यूमेंट्स क्लिक करेंगे तो उसमें अलग से PDF, वर्ड, एक्सेल, PPT ये अलग से होगा। फिर उसके बाद आप मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे जो भी फोल्डर्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये है पर्पस फाइल मैनेजर का कि आप अपने फ़ोन में जो भी डेटा है चाहे वो किस भी फॉर्म में हो वो आप एक जगह पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए और भी सेटिंग्स के ऑप्शंस आते हैं जहाँ पे आप फाइल मैनेजर के बारे में यहाँ पे सेटिंग्स में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, या इवन आप यहाँ से ट्रांसफ़र फाइल्स कर सकते हैं, डीप क्लीन कर सकते हैं, जो यानी कि जो अननेसेसरी फाइल्स हैं उसको डिलीट कर सकते हैं, और फेवरेट्स भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ फाइल्स को आप प्राइवेट भी बना सकते हैं, यानी कि सेट योर पासवर्ड। अगेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड ऑल्सो वर्क्स फॉर फोटो, मैसेजेस एंड नोट्स।
यानी कि अगर समझिए आप अपने कोई एप्लीकेशन को या मैसेजेस को या फोटोज़ को सिक्योर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसके लिए पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे फाइल वाले सेक्शन पे आएंगे, जो हमारा दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए सारा जो भी डेटा है, चाहे वो आपके एंड्रॉयड सिस्टम का हो, ऑडियो बुक्स हो, DCIM में हो, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, फाइल शेयर, मूवीज़, म्यूज़िक, नोटिफिकेशन, पिक्चर्स, पॉडकास्ट, सब कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये था कि क्या फाइल मैनेजर आपके फ़ोन में क्या काम करता है और कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे फ़ोन में जो फाइल मैनेजर ऐप दिख रहा है वो आपके फ़ोन से थोड़ा अलग हो, उसकी जो अरेंजमेंट है आइकन्स की वो अलग हो, पर इन सब का पर्पस, इन सब का काम एक ही होता है कि वो एक जगह पे आपके सारे फाइल्स को शो करता है। तो इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में देखिएगा और आप समझ जाएंगे कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।